नमस्कार। राजनीति विज्ञान की क्लास में आज हमारा टॉपिक है शक्ति, पावर। शक्ति की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। शक्ति क्या होती है? राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। मानव इतिहास में शुरू से लेकर अब तक हजारों युद्ध हुए हैं, लाखों करोड़ों लोग उसमें मारे गए हैं और ये युद्ध सिर्फ शक्ति और शक्ति की प्राप्ति के लिए लड़े गए हैं। जैसा कि कौटिल्य कहते हैं, समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति होता है और कौटिल्य के अनुसार दंड शक्ति, जो कि शक्ति का ही पर्याय है, वही राजनीति का मूल आधार है। और एक स्थान पर तो वो ये भी कहते हैं कि विश्व में समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार ही धन शक्ति होता है। बेकर के अनुसार राजनीति शक्ति से अपृथकनीय है और कैटलिन ने कहा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का ही विज्ञान है। बर्ट्रैंड रसल ने तो शक्ति को समाज विज्ञान की मूलभूत अवधारणा के रूप में ही स्थापित किया है और मैकाइवर, बायरस्टेट, वॉटकिंस और विलियम ए रॉबसन आदि विचारकों द्वारा भी शक्ति के संबंध में विभिन्न विचारों को प्रतिपादित किया गया है। और शक्ति के संबंध में लॉर्ड एक्टन का एक प्रसिद्ध जो कोटेशन है वो है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये बहुत ही फेमस कोटेशन है उनका कि यदि पूर्ण शक्ति है तो पूरी तरह से व्यक्ति को क्या कर देगी? भ्रष्ट कर देगी। और अलग अलग समय पर विभिन्न विचारकों ने शक्ति के संबंध में अपने विचारों का प्रतिपादन किया है और राजनीति विज्ञान में शक्ति की परिभाषा के संबंध में हम अनेक विचारकों के विचार देखते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं गोल्डहैमर तथा शिल्स, जिन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति को उतना ही शक्तिशाली कहा जाता है जितना कि वह अपने लक्ष्यों के अनुरूप दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। A person may be said to have power to the extent that he influences the behavior of others in accordance with his own intention. ऑर्गन्सकी कहते हैं कि शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। और रॉबर्ट बायरस्टेट कहते हैं कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। और मैकाइवर कहते हैं कि शक्ति होने से हमारा अर्थ व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने और निर्देशित करने की क्षमता से होता है। मॉर्गेंथु, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख विचारक रहे हैं, उनके अनुसार शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा उनके बीच जिन पर इसे लागू किया जा रहा है एक मनोवैज्ञानिक संबंध होता है। शक्ति में वह प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है जिसके माध्यम से व्यक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है तथा उसे बनाए रखा जाता है। और इसी तरह से लॉसवेल, कैप्लन, हर्बर्ट साइमन इत्यादि ने शक्ति को प्रभाव की प्रक्रिया माना है कि हम कितना दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, दूसरे के विचार को प्रभावित करते हैं, वह शक्ति होती है। और राजनीतिक शक्ति के संबंध में हम तीन बातें हैं वो कह सकते हैं। प्रथम, राजनीतिक शक्ति धारण करने वालों में उच्च अधीनस्थ संबंध प्रकट होना स्वाभाविक है। द्वितीय, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंततोगत्वा सामान्य जनता पर होता है और उसे सत्ता का प्रयोग करने वाले की बात माननी होती है। और थर्ड है, राजनीतिक शक्ति
मनोवैज्ञानिक संबंध प्रकट करती है, ना कि भौतिक संबंध। शक्ति के विविध रूप होते हैं और वो कई तरह के हैं, जैसे कि हम शक्ति और बल भी शक्ति का ही एक रूप होता है। प्रभाव शक्ति का एक रूप होता है। राजनीतिक शक्ति होती है तो सैनिक शक्ति होती है, आर्थिक शक्ति होती है, और शक्ति और सत्ता भी होती है। तो इस तरह से शक्ति के कई तरह से कई विविध रूप होते हैं। और जैसा कि शक्ति और बल हम देखते हैं तो शक्ति और बल को जनरली एक ही समझा जाता है, किंतु वास्तव में इनमें अंतर होता है। शक्ति बल का पर्याय नहीं होता है, और क्योंकि शक्ति प्रच्छन्न बल है और बल प्रकट शक्ति होता है। शक्ति की पृष्ठभूमि में बल रह सकता है, किंतु वह बिल्कुल अलग है। शक्ति अप्रकट तत्व है, जबकि बल क्या होता है? प्रकट तत्व होता है। और इसी तरह से राजनीतिक शक्ति, सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, ये सभी शक्ति के अलग अलग रूप हैं। और शक्ति और प्रभाव जब हम देखते हैं तो प्रभाव भी शक्ति का एक रूप होता है, और शक्ति एवं प्रभाव दोनों ही बौद्धिक एवं संबंधात्मक होते हैं तथा एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। दोनों औचित्यपूर्ण हो जाने के पश्चात ही प्रभावशाली होते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को उत्पन्न करती है। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति और प्रभाव अलग अलग व्यक्ति में हो सकते हैं, और शक्ति तथा प्रभाव दोनों के दर्शन एक ही व्यक्ति में किए जा सकते हैं। और शक्ति दमनात्मक होती है, लेकिन प्रभाव स्वेच्छा, अनुनयात्मक तथा मनोवैज्ञानिक होता है। इसी तरह से शक्ति और सत्ता, जब शक्ति का संस्थात्मक प्रयोग किया जाता है तो वो सत्ता में बदल जाता है। और जैसे कि चार्ल्स मैरम ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पावर में शक्ति और सत्ता में कोई भेद नहीं माना था, लेकिन वास्तव में शक्ति दमन का एक यंत्र हो सकती है, उसका प्रभाव भौतिक होता है, और सत्ता सहमति पर आधारित होती है, इसके साथ ही वो प्रभावदायक भी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शक्ति के स्रोत। जैसा कि इतिहास में नेपोलियन, हिटलर, लेनिन और गांधी ये सभी शक्तिशाली थे, लेकिन इन सब की शक्ति के स्रोतों में बहुत अंतर था। तो शक्ति के जो विभिन्न स्रोत हैं उनमें सबसे पहले हम देखते हैं ज्ञान या नॉलेज। ये शक्ति का प्रथम स्रोत हम इसे मान सकते हैं, और जिस व्यक्ति में जितना ज्ञान होगा वह उतना ज्यादा शक्तिशाली होगा। जैसे कहते हैं नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। व्यक्ति के नेतृत्व का गुण, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी सहन शक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति आदि विभिन्न तत्व शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। नेक्स्ट है प्राप्तियां, पोजीशंस। ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त शक्ति का निर्धारण करने वाले बाहरी तत्व होते हैं, जिनमें प्राप्तियां सर्वाधिक प्रमुख हैं। और प्राप्तियों के अंतर्गत हम भौतिक सामग्री, स्वामित्व एवं सामाजिक सामग्री की शक्ति, एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थिति और स्तर आदि को सम्मिलित कर सकते हैं। नेक्स्ट है संगठन। संगठन अपने आप में शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, और जैसा कि एक इम्पोर्टेंट कोटेशन भी है, संगठन ही शक्ति है, यूनिट इज स्ट्रेंथ। और जब संगठन होता है तो वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, और जब व्यक्ति अकेला होता है तो वो उतना शक्तिशाली नहीं होता है। और इसको हम अच्छे तरह से समझ सकते हैं जब हम लकड़ी का एक लकड़ी को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, और वहीं जब लकड़ी का गट्ठर होता है तो हम उस गट्ठर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये इस चीज को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है आकार। आकार मतलब साइज।
भी शक्ति का परिचायक होता है, और जितना संगठन का आकार बड़ा होगा उतना ही उसकी शक्ति ज़्यादा होगी। और जब हम विभिन्न देशों को देखते हैं तो जो देश इतने ज़्यादा बड़े आकार में हैं तो डेफिनेटली उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है और इनके पास ज़्यादा एरिया है, तो वो वैसे ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। जैसे कनाडा देख लीजिए, यूएस देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, बहुत बड़े देश हैं आकार में भी, तो ऑब्वियसली उनकी शक्ति भी बहुत ज़्यादा है। तो आकार का भी शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। और लास्ट में नेक्स्ट हम देखते हैं शक्ति के प्रकार। इसमें हम गोल्डहैमर और शिल्स की के विचार देखते हैं, जो कहते हैं कि एक व्यक्ति की शक्ति उतनी बड़ी कही जा सकती है जितनी मात्रा में वो अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित कर सकता है। और बल, प्रभुत्व और चातुर्य। बल तो फिजिकल होता है, जो दिखाई देता है, जो हम प्रयोग करते हैं। प्रभुत्व होता है हम मनोवैज्ञानिक रूप से दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। और चातुर्य होता है कि हम अपनी बुद्धिमत्ता से कितने शक्तिशाली हैं। कई लोग बहुत चतुर होते हैं और अपनी चतुरता से वो कई प्रॉब्लम्स का समाधान खोज लेते हैं, तो ये भी शक्ति का एक प्रकार है। इसी तरह से मैक्स वेबर जो है वो शक्ति के प्रकार बताते हैं, कानूनी, वैधानिक, रैशनल, लीगल, परंपरागत, ट्रेडिशनल और करिश्मावादी, दैट इज कैरिस्मेटिक। और ये हम सत्ता वाले अध्याय में इसका और डिटेल में अध्ययन भी करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोस्टेट। कहते हैं जैसे कि जो दिखाई देती है वो प्रकट शक्ति, जो नहीं दिखाई देती है वो अदृश्य शक्ति। इसी तरह से दमनात्मक, जो दमन करती है दमनात्मक शक्ति, जो दमन नहीं करती वो अदमनात्मक, और औपचारिक रूप से औपचारिक तथा अनौपचारिक शक्ति। इस तरह से शक्ति के कई प्रकार होते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं शक्ति का प्रयोग एवं उसकी सीमाएं। शक्ति के प्रयोग की विभिन्न प्रकार की सैंक्शंस हैं, और जैसे पुरस्कार, दंड, आर्थिक लाभ देना या रोकना इत्यादि, इसके द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन साधनों की मात्रा एवं प्रकार देश, काल तथा संस्कृति विशेष के अनुसार परिवर्तित होती हैं। शक्ति का प्रयोग करते हुए मारना, पीटना, जेल, जुर्माना, अपदस्थीकरण एवं ऐसे किसी साधन को अपनाया जा सकता है। इस प्रकार संस्था पर शक्ति का प्रयोग करते धमकी या प्रलोभन में से किसी भी को भी आवश्यकता अनुसार चुना जा सकता है। और शक्ति का प्रयोग स्वच्छंद नहीं होता है, उस पर अनेक तरह के प्रतिबंध होते हैं, और ये सीमाएं होती हैं जैसे इतिहास और परंपराएं, सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता के तरीके, राजनीतिक विकास का प्रभाव, धर्म, नैतिकता एवं दबाव समूह इत्यादि का प्रभाव। यह सब शक्ति पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं और शक्ति के प्रयोग करने वाले को निरंकुश नहीं होने देते हैं, क्योंकि निरंकुश शक्ति हमेशा जनता के लिए दुखदायी होती है, उनके अधिकार और स्वतंत्रताओं का हनन करती है। और जब राजनीति विज्ञान में हम शक्ति के दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं तो हम जॉर्ज कैटलिन, लॉसवेल, चार्ल्स मरियम, मॉर्गेंथु इत्यादि के विचारों को विशेष रूप से पढ़ते हैं। जैसा कि मॉर्गेंथु कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति का विज्ञान है। जॉर्ज कैटलिन कहते हैं कि शक्ति को केंद्र बिंदु बनाकर व्यवस्थित सिद्धांत अथवा संकल्पनात्मक संरचना का विकास किया जा सकता है। वहीं लॉसवेल कहते हैं कि शक्ति की अवधारणा का सबसे विस्तृत विश्लेषण दिया गया है उनके द्वारा। वो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान मूल रूप से एक शक्ति प्रक्रिया नहीं वरन समाज के मूल्यों की स्थिति एवं बनावट में परिवर्तन का अध्ययन है। और उन्होंने अपनी पुस्तक
हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ में कहा है कि उच्च राजनीतिक वर्ग के पास जो शक्ति होती है उसका स्रोत क्या होता है, और इस तरह से उन्होंने प्रभाव के रूप में शक्ति के विचार का अध्ययन किया था। इस तरह से शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो राजनीति विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट